हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का PT1। आइए आप मेरे साथ फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। एक पिक्चर दे रखी है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्लांट। तो ये जो एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि ये कौन सा प्लांट है। तो ये प्लांट आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये पिक्चर किस प्लांट की है। ये पिक्चर प्लांट की है, वो प्लांट की है जो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। तो पिक्चर प्लांट, ये पिक्चर किस प्लांट की को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पिक्चर जो है आपकी पिक्चर प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट का आंसर है आपका पिक्चर प्लांट। क्लियर हो गया बच्चों? तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या है, पिक्चर प्लांट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना था, आंसर बताना था। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है उसका कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तो वो कौन है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। तो प्लांट में स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स के बैक साइड में छोटी छोटी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। किसके लिए, प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए गैसियस एक्सचेंज, तो यहाँ पे बोला ना, प्लांट CO2 कहाँ से लेता है फोटोसिंथेसिस में, तो स्टोमेटा से लेता है। नेक्स्ट है, अमीबा डाइजेस्ट फूड टेक्स प्लेस। तो अमीबा जो है फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो वैसे जो अमीबा का फूड डाइजेस्ट करने का तरीका उसे बोलते हैं इनगल्फ है। मगर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा जो है डाइजेस्ट करता है फूड को, कहाँ से, फूड वैक्यूल से करता है। नेक्स्ट है, लिटमस इज ऑब्टेन। देखो लिटमस क्या है, ठीक है, एक लिटमस पेपर होता है, बेसिकली नेचुरल, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के डिफरेंस को बताता है। मगर यहाँ पे बोला है लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस कहाँ से मिलता है, तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट है, द बाइटिंग टीथ आर ऑल्सो कोल्ड। जो हमारे बाइटिंग टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो बाइटिंग टीथ होता है उन्हें बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। क्लियर है, बाइटिंग टीथ क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, अ ग्रीन प्लांट स्टोर देयर फूड एज। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो अ ग्रीन प्लांट स्टोर देयर फूड, तो किस में स्टोर करते हैं ग्रीन प्लांट, तो स्टार्च की फॉर्म में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे हमें, हमारे को भी फूड किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। ऐसे ही प्लांटों की भी कुछ क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती है जिसके लिए उन्हें फूड की जरूरत होती है। क्योंकि फूड प्लांटों को ग्रो कराने में, प्लांटों को जो फ्रूट्स होते हैं उनके टेस्ट को, उनके साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फूड कहाँ पे स्टोर होता है, तो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इसके बाद है लैंड ब्रिज। ये पढ़ा है आपने, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, डायग्राम भी है बुक में। अब यहाँ पे लैंड ब्रिज के बारे में पूछा है, तो लैंड ब्रिज इज, तो लैंड ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज जो है कोल्ड एयर है ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जो लैंड से समुद्र की तरफ ठंडी हवा जाती है उसे लैंड ब्रिज बोलते हैं। और कई बार सी ब्रिज भी आता है, और जो सी से लैंड की तरफ जाए यानी उसकी उल्टा हो जाए उसे सी ब्रिज बोलेंगे। तो कोल्ड एयर दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इज लैंड ब्रिज, और ऐसे ही होता है कोल्ड एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो यहाँ पे लैंड ब्रिज पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है असर्सन रीजन। आपके असर्सन रीजन देखिए, पहला असर्सन रीजन है आपका, वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर। हम क्या सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल। हम विंटर्स का मतलब ठंड, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं। तो इसका असर्सन क्या है आपका, ट्रू है। नेक्स्ट है, वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बिल्कुल जो वूल है वो क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर, मतलब हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देता। तभी तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो इसका रीजन भी क्या है, रीजन भी इसका ट्रू है। जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए होता है। याद रखना, ऑप्शन ए होता है जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और उनकी एक्सप्लेनेशन भी ट्रू हो। तो सर्दियों में हम भाई स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते हैं, और क्यों पहनते हैं, ताकि हमारे को ठंड ना लगे। तो समझ आ गया, इसलिए तो पहनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ह्यूमन बींग कैन इजीली डाइजेस्ट द रॉ ग्रीनी लीफ वेजिटेबल। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या आसानी से ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं, नहीं, आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम कच्चा पालक खा सकते हैं,
कच्ची घास खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इवन कच्ची सरसों आप नहीं खा सकते। अगर खाएंगे कच्ची सरसों वगैरह तो उसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो स्टमक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सेल्यूलोज, रिच सेल्यूलोज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। और ग्रीन वेजिटेबल, ग्रास या पालक या ये आप कह सकते हो कि जो भी सरसों है, ग्रीन सरसों, बथुआ, इसको हम डायरेक्टली कच्चा नहीं खा सकते एक ज़्यादा क्वांटिटी में, नहीं तो हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी कैन नॉट, हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते ग्रीन लीफ। तो ये इसका जो असर्शन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है रीजन इन ह्यूमन बीइंग सेलुलर डाइजेशन बैक्टीरिया आर एब्सेंट। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है घास नहीं खा सकता, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी कैपेबल नहीं है। वो किस लिए है? क्योंकि हमारे पास सेलुलर डाइजेस्टिव बैक्टीरिया नहीं होता। तो इसका रीजन ट्रू है, इसका असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। तो ये ऑप्शन डी होगा, जिसका आपका असर्शन गलत होगा और रीजन ट्रू होगा, तो वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन। फिलअप्स हैं, देख लो फटाफट से फिलअप्स। तो फिलअप्स के आंसर क्या? बस पहला पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 है फिलअप्स नेम द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन। फर्स्ट है चूइंग ऑफ फूड, जो खाने को हम चबाते हैं तो कहाँ से चबाना शुरू करते हैं? तो बकल कैविटी से। तो हम फूड को कहाँ से चबाते हैं? बकल कैविटी, यानी माउथ से ही चबाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम अपने मुंह में फूड को डालते हैं तो दांत क्या करते हैं? वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ से होनी शुरू होती है? बकल कैविटी यानी माउथ से। ठीक है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उनको कहाँ किल करा जाता है? स्टमक में। स्टमक से क्या होता है? जो फूड हम खाते हैं कई बार उस फूड में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी उस फूड के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, और उन बैक्टीरिया को कहाँ पे किल करा जाता है? स्टमक में किल करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर। वो HCl एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया फूड में आएंगे वो उन बैक्टीरिया क्या करेगा? किल कर देगा। समझ आया? तो बैक्टीरिया को स्टमक में किल कैसे करा जाएगा? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है। थर्ड वाला है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड पूरी तरह से कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो फूड पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ 12 से भी ज्यादा होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है और उसके बाद विली के द्वारा फूड कहाँ चला जाता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं, जो फूड में से एंजाइम्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज होती है विली, वो क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, पानी कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? खाना डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पानी जो है कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, यानी कहाँ पर डाइजेस्ट होगा? तो पानी डाइजेस्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? तो सबसे पहले आपसे बोला गया च्यूइंग ऑफ फूड, तो बकल कैविटी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक। क्यों स्टमक? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। थर्ड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज लिटमस हेल्प टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो लिटमस क्या है? लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो बताता है कि जो सॉल्यूशन है किसी भी बीकर में वो एसिड है या बेस है। अगर हम, क्योंकि हम कोई भी सॉल्यूशन को चेक ही करेंगे ना, टेस्ट तो नहीं कर सकते। टेस्ट करेंगे तो क्या पता वो एसिड हो और हमें हार्म कर दे। तो हम क्या करते हैं? उसको चेक करते हैं, और चेक करने के लिए हमारे को यूज क्या करते हैं? हम इंडिकेटर यूज करते हैं। और यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर से कैसे पता लगे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है? क्वेश्चन नंबर 12 में यही पूछा गया। तो देखो बड़ा ही आसान तरीका है इसका। अगर आपका लिटमस पेपर रेड है और जब आपने उसे सॉल्यूशन में क्या करा, कोई सॉल्यूशन में डिप करा और उसका कलर ब्लू हो गया, रेड था आपका लिटमस पेपर और उसका कलर ब्लू हो गया, तो हम बोल देंगे वो बेस है। क्या है? बेस है। और अगर वो रेड था और रेड ही रहा तो हम बोल देंगे वो एसिड है। ऐसे ही अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसे आपने सॉल्यूशन में डिप करा और सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो रेड हो गया उसका कलर, तो हम बोल देंगे, ब्लू से रेड होने पे हम बोल देंगे वो सॉल्यूशन एसिड है। तो जब कोई सॉल्यूशन
ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दे रेड लिटमस को तो वो एसिड होता है, और जब कोई लिटमस रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो बेस होता है। और अगर उनके कलर चेंज ना हो, यानी रेड रेड रहेगा तो वो एसिड है, ब्लू ब्लू रहेगा तो वो बेस है। ठीक है, अगर कलर चेंज होते हैं, रेड से ब्लू होता है बेस, ब्लू से रेड होता है तो एसिड। पर अगर कलर में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट कलर है, रेड है और रेड ही बना रहा तो एसिड है, ब्लू है और ब्लू ही बना रहा तो वो बेस है। क्लियर है? इस तरीके से हम एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, उसकी प्रॉपर्टी एसिड है या बेस है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्वेश्चन 13 है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो देखिए इसके क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर किस काम आता है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। हाउएवर, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर किस काम आता है, इज नॉट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो आप बोल सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। वो किसको मेजर करता है, वो बेसिकली केमिकल्स को मेजर करता है या कुछ और चीजों को मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो रेंज होती है वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी वो 35 डिग्री या उससे ऊपर का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और 42 डिग्री या उससे कम का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो कितनी है, वो -110 से 110 है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है -10 टू 110, क्या होती है, -10 टू 110 डिग्री होती है। क्लियर हो गया? तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज है -10 टू 110 और क्लिनिकल थर्मामीटर की है 35 टू 42। तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज क्या होती है, इट्स रेंज इज लोअर देन लेबोरेटरी थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो मेजरमेंट रेंज है वो क्या होती है, हायर देन क्लिनिकल थर्मामीटर। तो याद कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है इज नॉट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, इट मेजर अदर। उसके अलावा क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर कर सकता है 35 टू 40 डिग्री, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर कितना मेजर कर सकता है, -10 टू 110 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, राइट इट्स फंक्शन। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे और फिर फंक्शन। तो देखो बेटा, ये आपका क्या है, स्टोमेटा है। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे ये जो है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद ये क्या है, ये सेप्यूल्स है। यहाँ पे ये थिक, ये वाली जो है देखो ये क्या है, ये थिक इनर वॉल है। और यहाँ पे ये जो आया आपके पास ये क्या है, सब्सिडरी सेल। और ये ब्लैक ब्लैक क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये जो बाहर वाली लेयर है इसे बोलते हैं आउटर वॉल। और ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये है स्टोमेटल पोर। और जो लास्ट ये जो बाहर दिख रही है ये है आपकी एपिडर्मिस सेल। तो ये आपका क्या है, एक डायग्राम है गार्ड सेल का स्टोमेटा वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके फंक्शन देखेंगे। जो इसके फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो फंक्शन देखिए स्टोमेटा के 2 फंक्शन क्या होंगे। तो जो 2 फंक्शन है क्या है देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, यानी एक्सेस वाटर जो लॉस होता है उसको। ठीक है, तो एक काम क्या है स्टोमेटा का, एक फंक्शन हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन। एक फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, ट्रांसपिरेशन। सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम रूट। दूसरा काम क्या करता है स्टोमेटा, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट। ठीक है, व्हेन देयर इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। क्लियर है? और तीसरा काम क्या करता है स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्या बोल सकते हैं, तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा ठीक है ये ट्रांसपिरेशन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट करता है, और थर्ड गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन पूछे आप, 3 फंक्शन लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। एक है ट्रांसपिरेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट, और तीसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 15 है, हम इसमें क्या पूछा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो दी है आपको, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन प्रोसेस होता है उसमें क्या किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ट्रू। क्योंकि रेडिएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सनलाइट में हमें रेडिएशन देखने को मिलता है। सन की लाइट अर्थ में डायरेक्ट आ जाती है ना, क्या उसके बीच में कोई सॉलिड या लिक्विड मीडियम की जरूरत होती है, नहीं होती। तो कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती रेडिएशन में। तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सनलाइट या सन की हीट जो आपको अर्थ में पहुंचती है, क्लियर है, जिसके कारण हमारे को क्या है, अर्थ में जो है हीट मिल पाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। जो स्टार्च है क्या उसका डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, फॉल्स है। तो ये जो है इसका ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। क्लियर है। थर्ड है स्टमक में स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, वो बकल कैविटी में स्टार्ट होता है। कहाँ होता है, बकल कैविटी में। तो फॉल्स है सेकंड वाला। थर्ड है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस कैन न्यूट्रलाइज। ये ट्रू है। जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। बिल्कुल ट्रू है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमारे को क्या होता है, जब हमारे को हमें मधुमक्खी काट देती है या ततैया काट देता है तो हम क्या लगाते हैं, उसमें बेसिक सॉल्यूशन लगाते हैं, ताकि क्या कर सकें, वो जो हमारे को ईचिंग होती है वो ईचिंग को हम क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें। तो समझ आ गया। तो जब एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये ट्रू है। एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका नेक्स्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। तो गलत है। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं, ना कि सेट्रोट्रॉप। तो ये आपका फॉल्स है। तो प्लांट अपना खाना जो खुद बनाएंगे, लिखा है ना, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड। तो प्लांट जो अपना फूड खुद बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे। फॉल्स है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। तो जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं है। हाँ, वो प्रोटीन नहीं है। ट्रू है ये। नेक्स्ट है वूल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गलत है। वूल क्यों बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो हम सर्दियों में जब स्वेटर पहनते तो हमें ठंड लगती। अब वो बैड कंडक्टर है तो इसके कारण वो हीट को बाहर आने नहीं देता। ठीक है। जब कोई चीज बैड कंडक्टर होगी तो वो क्या करेगी, एनर्जी को बाहर ट्रांसपोर्ट होने से रोक लेगी। तो वुड क्या है, वूल क्या है, जो वुड क्या है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में अप्लायंसेज होते हैं या घर में जो किचन में यूटेंसिल होते हैं, जैसे तवा होता है उसमें लकड़ी का डंडा लगा हुआ होता है। वो किसलिए लगा होता है, क्योंकि जो तवा होता है उसमें रोटी बनती है तो तवा तो गर्म हो जाता है लोहे का, मगर जो लकड़ी का हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता। तो लकड़ी का हैंडल क्यों नहीं गर्म होता, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती। देखा है ना आपने, बड़े बड़े बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो बेड कंडक्टर है। तो वूल इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए ये वाला क्या है, फॉल्स है। समझ आया। देखा भी होगा आपने, हमारे घर के तवे में क्या लगा होता है, लकड़ी का हैंडल लगा होता है। वो किस लिए लगा होता है, इसलिए लगा होता है ताकि हमारा हाथ ना जले, हमारी मम्मी का हाथ खाना बनाते समय ना जले। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, बोला जाए कि चाय बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें पता है हमें पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ही जो प्लांट है जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको उस खाने को बनाने के लिए, अपने लिए जो प्लांट खाना बनाते हैं उसके लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, उनके नाम बताने हैं और जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसके बारे में बताना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो आप पहले बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो है फोटोसिंथेसिस, देख लो आप, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस by which green plant and certain organism transform light energy into chemical energy। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट और कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे एल्गी वगैरह, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से यानी सन की लाइट से केमिकल एनर्जी बना देते हैं। जब लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, यानी
conversion of light energy into chemical energy through the green plants and certain organism is known as photosynthesis. अब इसके आप रॉ मटेरियल देख, रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के वो है हमारे, क्या है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस आपके हैं, देख लो। तो जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, इन तीनों की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। कई बार बच्चे ऑक्सीजन लिख देते हैं, वो गलत है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं नेम ऑफ द गैस विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, बच्चे ऑक्सीजन लिख देते हैं, लिखना क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांटों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग को चाहिए। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 16 का सेकंड पार्ट है, डायग्राम है, उससे शो करना है फोटोसिंथेसिस को, यानी ड्रॉ अ डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम है, ये एक प्लांट है। तो जो प्लांट है वो देखो मिनरल कहाँ से लेता है प्लांट, तो मिनरल रूट्स से लेता है, ठीक है। तो रूट से मिनरल लेता है, और क्या लेता है रूट से, वाटर लेता है, यानी H2O कहाँ से मिलेगा, रूट से। और खाना भी रूट से मिलेगा, क्योंकि हम पेड़ की जड़ों पे तो खाद डालते हैं, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी में क्या होती है रूट्स, तो रूट से मिनरल मिलेंगे और वाटर मिलेगा। इसे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जिसे जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम। मगर आप अभी इतना ही पढ़ लो कि जो रूट्स हैं उनसे मिनरल लेता है प्लांट और वाटर लेता है, फिर वो ऊपर जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल डायरेक्शन, यूनि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या आती है, यूनि डायरेक्शन। उसके बाद लीव्स, लीव्स क्या लेते हैं, प्लांट से CO2 लेते हैं, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये सन है, सन से क्या मिलेगा, सन से मिलती है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी लीव्स लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से। कहाँ से मिलती है, एयर से। बात समझ आ गई, ठीक है। और लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट एनर्जी मिलेगी सन से, ये भी समझ आ गया। उसके अलावा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और सनलाइट ले लेंगे, तो रिलीज क्या करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे, O2 को छोड़ देंगे, और जो फूड है शुगर की फॉर्म में उसे भी रिलीज कर देंगे। तो समझ आया। तो क्या करा, जो रूट्स है रूट से लिया मिनरल और वाटर, लीव से ली CO2 और लीव से ली सनलाइट, और रिलीज क्या कर दी, O2। इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ डायग्राम, और उस डायग्राम में आपको कुछ थिंग्स यू हैव टू कीप फॉलोइंग थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स, रूट्स क्या करती हैं, इट कैरी मिनरल एंड वाटर। सेकंड, लीव्स क्या करती हैं, इट कैरी अ ट्रैप CO2 एंड लाइट एनर्जी। देन क्या करती है, इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, O2 को प्रोड्यूस कराती है ऑक्सीजन को। और कहाँ पे, O2 CO2 लेती भी एयर से, और O2 को रिलीज भी कहाँ कर देती है, एयर में कर देती है। देन दिस एयर इज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए ये क्या है, O2 काम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है व्हाट आर द कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो है हीट के कौन से हैं, और आपको उनके एग्जांपल दें। तो आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है, कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को क्या करते हैं, हीट को पास करते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं वो हीट को पास होने से रोकते हैं। जैसे कंडक्टर कोई भी मेटल हो सकती है ज्यादातर, और इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो देखो फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, तो द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो हीट को पास करे, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं। मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, अपने से हीट को पास करें, उसको बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। आप कोई भी मेटल, जनरली जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसीलिए देखा होगा बिजली की जो तारें होती हैं वो भी किन से बनती हैं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, मेटल से बनती है। घर के जो हमारे बर्तन होते हैं उनमें भी मेटल लगाई जाती है, एल्यूमिनियम के आपको बर्तन मिलेंगे, कॉपर के बर्तन मिलेंगे, स्टील के बर्तन मिलेंगे। हालांकि स्टील आयरन के ऊपर एक कोटिंग होती है जिससे स्टील होता है, ठीक है। तो जो मटेरियल हीट को पास करते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं। तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इंसुलेटर क्या होते हैं, अब इंसुलेटर देखो, तो इंसुलेटर क्या है,
मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट, जो हीट को पास नहीं करते इजीली, या मतलब हीट को पास करते नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर का एग्जांपल है प्लास्टिक, वुड। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक है, वुड है, रबड़ है, ठीक है। तो जो भी कंडक्टर होंगे वो मेटल होंगी, इंसुलेटर जो होंगे वो मेटल नहीं होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। और एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है, ये सब कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 2, एक्सप्लेन व्हाई वी वियर मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथ। तो हम सर्दियों में बहुत सारे कपड़े अलग अलग, मतलब 3 4 5 कपड़े क्यों पहनते हैं, जैसे अंदर से इनर पहन लेते हैं, फिर शर्ट पहन लेते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहन लेते हैं, कई बार उसके ऊपर भी जैकेट या कोट डाल लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम एक मोटा कपड़ा या कंबल या रजाई क्यों नहीं ओढ़ते, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो रीजन भी है कि हम बहुत सारी लेयर के कपड़े पहनना क्यों पहनते हैं एक मोटा कपड़े पहनने के कंपैरिजन में। तो रीजन है, ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, विंटर में वी प्रिफेयर वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ, हम ज्यादा कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर। तो जो एयर है, अगर 4 5 लेयर होगी हमारे कपड़ों की, तो उसमें एयर आराम से ट्रैप हो जाएगी, तो एयर आराम से ट्रैप होगी तो बाहर नहीं जा पाएगी। तो ठीक है, तो एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर, ठीक है। तो एयर जो ट्रैप हो जाएगी कई क्लॉथिंग लेयर में, और उससे क्या होगा, ठीक है, एयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। तो एयर जो है हमारी बॉडी से हीट को लॉस होने से बचाएगी, प्रिवेंट का मतलब बचाना, तो एयर क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। तो 2 कारण है क्यों पहनते हैं बहुत सारे कपड़े, नॉट ओनली अ सिंगल क्लॉथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर, एयर ट्रैप हो जाएगी। सेकंड, एयर क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी हीट लॉस को, कहां से, हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी में हीट बनी हुई है उसको बाहर जाने से रोकेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सेक्शन ई से। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, however if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present on our leftover food and release acid. The acid gradually damages the teeth. This is called tooth decay. तो बोला है हमारे माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पर वो हमारे लिए जब तक हार्मफुल नहीं है जब तक हम अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान ना रखें। अगर हम अपनी ओरल हाइजीन मतलब अपना ब्रश करते रहे, मुंह को क्लीन करेंगे, तो बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसान नहीं देंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हमारे उस फूड में से एक एसिड रिलीज होगा जो धीरे धीरे वो एसिड हमारे दांतों को खराब कर देगा, और दांतों के खराब होने की प्रॉब्लम को बोलते हैं टूथ डिके। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और इसको अगर हमने समय पे ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं करा, इट कॉज सीवियर टूथेक एंड एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट ऑफ टूथ लॉस। तो इससे हमारे को टूथेक यानी दांत का दर्द भी होगा, और कई बार हमारे दांत भी टूटने शुरू हो सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। यानी चॉकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक जो आप खाते हो पीते हो, वो हमारे दांतों को खराब करने में सबसे अच्छा रोल या सबसे बड़ा रोल पैदा करते हैं। या आप ये समझ सकते हो कि चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है हमारे दांतों के लिए एक एनिमी का काम करते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून, ठीक है। तो इसलिए सबको ब्रश या दातून से क्या करना चाहिए, दातून करना चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। उसके अलावा एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार हमें दातून करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और जब भी हम खाना खाएं उसके बाद कुल्ला जरूर करें। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर ऑन एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और कोई भी अपने गंदी उंगलियां या गंदे हाथ या कोई भी गंदे ऑब्जेक्ट जैसे पेन वगैरह को बच्चे मुंह में डालते हैं, तो पेन वगैरह को अपने मुंह में हम ना डालें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुंह में पेन वगैरह को डालते हैं ना, तो इस तरीके की हैबिट ना रखें। बच्चे पेन चबाते रहते हैं, पेंसिल मुंह में डालते हैं, तो ऐसी हैबिटें ना रखें। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो टूथ डिके का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चॉकलेट, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक। टूथ डिके तो आप लिख देना, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ
टूथ डिके, बस ये लिख देना। तो भाई आधा आंसर यहाँ से चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, फिर लिख देना आर द मेजर, यहाँ से क्वेश्चन में से आंसर उठा लेना, आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम द टीथ शुड बी क्लीन एंड व्हाई, तो हमें कितनी बार अपने दांत साफ करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये आंसर। तो हमें यहाँ से लिख देना है कि वी, यहाँ पे वी, यहाँ पे पहले लिख देना वी शुड क्लीन टीथ, तो ठीक है, वी शुड क्लीन टीथ एटलीस्ट कितनी बार, 2 times a डे, और रिंस अ माउथ आफ्टर एवरी मील, दो चीजें लिखनी है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो वी शुड क्लीन आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, तो 2 बार दांत साफ करेंगे और हर बार खाने के बाद कुल्ला करेंगे। बोला है कि क्यों करेंगे, तो इसको देखो क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्यों करेंगे का भी रीजन, तो क्वेश्चन में पूछा है कि हम क्यों करेंगे, ये तो बता दिया कि कितने टाइम करेंगे, तो 2 टाइम करेंगे और रिंस करेंगे, पर क्यों करेंगे, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे या दांतों को कुल्ला नहीं करेंगे तो क्या होगा, इफ वी डू नॉट फॉलो सच हैबिट्स, यानी अगर हम इन हैबिटों को नहीं मानेंगे, कौन सी हैबिट, ब्रश करने की और कुल्ला करने की, तो मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू लिव एंड ग्रो, कई हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होंगे, रहने लगेंगे हमारे मुंह में और बड़े हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, जिससे हमें टूथ एक और टूथ डिके बहुत जल्दी से होने लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ आवर टीथ इज कॉल्ड, तो हमारे दांत की जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे इनेमल बोलते हैं। वैसे भी आपने ऐड भी देखे होंगे, कोलगेट वगैरह के ऐड देखे होंगे, तो वो बोलते हैं कि क्या आपके इनेमल सुरक्षित है, तो एनिमल क्या है, वो हमारे दांतों के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि हमारे जो दांतों के इनेमल है वो सुरक्षित है या नेक्स्ट है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है आपको और पूछा हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या है, इन द गिवन फिगर द थर्मामीटर शो द इंडोर टेम्परेचर ऑफ द हाउस, घर का जो टेम्परेचर है उसके बारे में बोला था। व्हाट इज द इंडोर टेम्परेचर ऑफ हाउस इन द डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ पे दे रखा है ना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो कुछ इस तरीके से कुछ इसके इक्वल है, तो जो इंडोर टेम्परेचर है घर का इस थर्मामीटर के हिसाब से वो कितना है, 37 to 38 डिग्री, कितना है वो, 37 से लेके 38 डिग्री, 37 टू कितना है 38 डिग्री है, तो इंडोर टेम्परेचर कितना दिखा रहा है ये 37 to 38 डिग्री। क्लियर है, तो इंडोर टेम्परेचर कितना है 37 to 38 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द रूफ सरफेस टू कीप हाउस वार्म एंड वाई, तो हमें अपनी छत का कलर कैसा रखना चाहिए, अगर हमें अपने घर को गर्म रखना है तो हमें अपनी छत का कलर ब्लैक रख लो, डार्क ब्लैक रख लेना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, डार्क ब्लैक, अगर हम डार्क ब्लैक कलर कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारी छत अगर डार्क ब्लैक हो जाएगी ना, समझ आ गया, तो डार्क ब्लैक लिख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्क ब्लैक। थोड़ा राइटिंग को मैनेज कर लेना, आंसर है डार्क ब्लैक। बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट द सन हीट रीचेज द हाउस, सन किस तरीके से जो हीट को हमारे घर तक पहुंचाता है, तो इसका आंसर है रेडिएशन। तो रेडिएशन से जो है सन डायरेक्ट हीट हमारी छत तक या हमारे घर तक पहुंचाता है, और रेडिएशन तो आपको पता ही नहीं है ना, इट इज अ प्रोसेस इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सन की हीट डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाती है। तो इंडोर टेम्परेचर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली 37 to 38 होगा। छत का कलर कैसा रखना चाहिए, डार्क ब्लैक रखना चाहिए अगर हमें अपने घर को गर्म करना है, और उसके अलावा जो हीट ट्रांसफर किस मोड से होती है, तो रेडिएशन के द्वारा हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिल्ली के ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, उनको भी देखें। क्लास 7 से 12 तक मैथ साइंस की जो है 10th और 12th की फाइनल बोर्ड प्रिपरेशन भी चल रही है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की। आप वीडियोस को देख के अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं।